में अपने ही शरीर के अंदर एक धीमा जहर डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जहर को खरीदने के लिए लोग अपनी गाड़ी कमाई भी खर्च कर रहे हैं। तो शायद किसी को भी ये बात बहुत अजीब लगेगी। बिल्कुल लगेगी क्योंकि सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है। मेरा मतलब है मशीनें या गाड़ियां इस मामले में बहुत स्पष्ट होती हैं। किसी पेट्रोल इंजन में अगर डीजल डाल दिया जाए तो तुरंत झटके खाकर रुक जाएगी, है ना। हम्म मशीन फौरन बता देती है कि कुछ गलत हो रहा है। एकदम सही तुलना है। लेकिन इंसानी शरीर के साथ ऐसा नहीं होता। ये शरीर इतना सहनशील है कि इसमें सालों तक कुछ भी, मतलब लिटरली कुछ भी डालते रहने पर भी ये बिना रुके चलता रहता है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अंदर सब कुछ ठीक है। द डीप डाइव के आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी भ्रमजाल पर से पर्दा उठाने वाले हैं। और ये एक ऐसा विषय है जिसे समझना आज के समय में हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, हम एक ऐसे वैश्विक स्वास्थ्य संकट के बीच खड़े हैं जो किसी वायरस ने नहीं फैलाया है, जी बल्कि ये संकट हमारी अपनी ही थालियों में सजा हुआ है। वही तो। और यही कारण है कि आज का ये डीप डाइव बहुत खास है। द डीप डाइव में हम हमेशा ढेरों रिसर्च, लेखों और किताबों से वो सबसे ज़रूरी जानकारियां निकाल कर लाते हैं जो किसी भी जटिल विषय को गहराई से समझने का एक बेहतरीन शॉर्टकट होती हैं। बिल्कुल। आज की हमारी इस चर्चा का आधार पत्रकार और साहित्यकार अजामिल द्वारा लिखा गया एक बेहद विचारोत्तेजक लेख है। इस लेख का मुख्य उद्देश्य उस धुंध को साफ करना है जिसमें आज का समाज फंसा हुआ है, कि इंसान क्या खा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो क्यों खा रहा है। क्यों खा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारा आज का मिशन भी यही समझना है कि कैसे भोजन अपनी मूल भूमिका यानी पोषण से पूरी तरह भटक गया है और कैसे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के तालमेल से उस खोई हुई सेहत को वापस पाया जा सकता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जरूर। इस पूरी समस्या की जड़ को समझने के लिए ना, सबसे पहले हमें भोजन के बदलते अर्थ को देखना होगा। अजामिल के लेख में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। अच्छा, वो क्या है? बात यह है कि आधुनिक जीवन शैली और बाजार की चकाचौंध ने भोजन को पोषण की जगह मनोरंजन का साधन बना दिया है। मनोरंजन, ये शब्द बहुत दिलचस्प है। हाँ, मतलब मानव इतिहास के ज्यादातर हिस्से में भोजन जीवित रहने का एक साधन था। शरीर को ऊर्जा चाहिए थी, इसलिए इंसान खाता था। लेकिन पिछले कुछ दशकों में ये पूरी तरह पलट गया है। अब ऐसा लगता है कि इंसान जीने के लिए नहीं खा रहा है, बल्कि सिर्फ खाने के लिए जी रहा है। को कौन सा नया एक्सपीरियंस या अनुभव दिया जाए। यही वो बिंदु है जहां से भटकाव शुरू होता है। स्वाद एक तात्कालिक सुख है, ये जीभ को कुछ पलों के लिए संतुष्ट करता है। लेकिन सेहत कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी पैकेट को खोलते ही तुरंत मिल जाए। उसमें तो समय लगता है। बिल्कुल। सेहत एक बहुत ही दीर्घकालिक प्रक्रिया है। इसके लिए निरंतर अनुशासन और संयम की आवश्यकता होती है। आज समाज उस अल्पकालिक सुख के लिए अपनी पूरी जिंदगी की सेहत को दांव पर लगा रहा है। लेख में एक बहुत ही कड़वा सच उजागर किया गया है कि इंसान अपने पेट को डस्टबिन यानी कचरे का डिब्बा समझने लगा है। बाप रे, डस्टबिन। हाँ, बिना भूख के जो भी सामने आया उसे खा लेना आज एक सामान्य जीवन शैली बन चुकी है। बिना भूख के खाते रहने की ये जो आदत है ना, अगर इसे आज की तकनीक के नजरिए से देखा जाए तो ये मुझे बिल्कुल मोबाइल फोन पर माइंडलेस स्क्रॉलिंग जैसी लगती है। ये तुलना बहुत दिलचस्प है। इसे थोड़ा और स्पष्ट तरीके से समझाएं। देखिए, जिस तरह लोग बिना किसी कारण के सिर्फ बोरियत पिटाने के लिए फोन की स्क्रीन पर रील या शॉर्ट्स खिसकाते रहते हैं, उनका कोई लक्ष्य नहीं होता, बस उंगलियां चल रही हैं और दिमाग सुन्न है। ठीक वैसे ही आज इंसान बिना भूख के खाता है। सही कहा। टीवी देखते हुए हाथ लगातार चिप्स के पैकेट में जा रहा है या फ्रिज खोलकर बस यूं ही कुछ चबाने के लिए ढूंढा जा रहा है। शरीर अंदर से कोई मांग नहीं कर रहा है, कोई ऊर्जा की कमी नहीं है। ये सिर्फ दिमाग की बोरियत मिटाने या मनोरंजन की तलाश का एक जरिया बन गया है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि विज्ञान के नजरिए से एक बहुत ही गहरा खेल चल रहा है। ये जो माइंडलेस ईटिंग या बिना सोचे समझे खाने की आदत है ना, ये महज एक संयोग या व्यक्ति की कमजोरी नहीं है। अच्छा, तो क्या है ये? खाद्य उद्योग और बाजार ने इसे बाकायदा लैब में डिजाइन किया है। विज्ञापन, लुभावनी पैकेजिंग और सोशल मीडिया के जरिए स्वाद ही जीवन है का एक ऐसा भ्रमजाल बुना गया है कि इंसान खुद को रोक ही नहीं पाता। रुकिए, तो क्या ये सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी का मामला नहीं है? क्या वाकई इसे लैब में इस तरह बनाया जाता है कि हम ज्यादा खाएं? 100%।
विज्ञान की भाषा में इसे ब्लिस पॉइंट कहा जाता है। ब्लिस पॉइंट। हाँ, खाद्य वैज्ञानिक प्रोसेस्ड फूड को बनाते समय उसमें चीनी, नमक और वसा मतलब फैट का एक ऐसा सटीक और जादुई अनुपात तैयार करते हैं जो सीधे हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर को हिट करता है। ओह, तो ये सब केमिकल लोचा है। बिल्कुल। जैसे ही वो खाना जीभ पर जाता है, दिमाग में डोपामाइन नाम के केमिकल का एक बहुत तेज स्राव होता है। डोपामीन खुशी और संतुष्टि का हार्मोन है। जब इंसान वो चिप्स या कुकीज खाता है तो डोपामीन का स्तर इतनी तेजी से बढ़ता है कि दिमाग शरीर के उस प्राकृतिक सिग्नल को नजरअंदाज कर देता है जो कहता है कि पेट भर गया है। मतलब शरीर कह रहा है कि बस करो, पेट भर चुका है, लेकिन दिमाग कह रहा है कि मुझे वो डोपामाइन का शॉट दोबारा चाहिए, इसलिए और खाओ। बिल्कुल यही होता है। इसके अलावा एक और तकनीक होती है जिसे वैनिशिंग कैलोरिक डेंसिटी कहते हैं। ये क्या होता है? कुछ प्रोसेस्ड स्नैक्स इस तरह बनाए जाते हैं कि वो मुंह में जाते ही पिघल जाते हैं। इससे दिमाग को लगता है कि कोई कैलोरी अंदर गई ही नहीं है और वो पेट भरने का सिग्नल ही नहीं भेजता। बाप रे। तो देखिए, इसलिए ये कहना कि लोग सिर्फ स्वाद के लिए खा रहे हैं पूरी तस्वीर नहीं है। ये बाजार द्वारा पैदा की गई एक रासायनिक लत है, ठीक किसी नशे की तरह। और जब भोजन सिर्फ मनोरंजन और रसायनों से बनी एक लत बन जाता है तो इसकी एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। अजामिल के लेख में इस स्वाद की लत के शारीरिक और आर्थिक परिणामों पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है लेख का। आज ये एक कड़वी सच्चाई है कि कई परिवारों में महीने का राशन और खाने पीने के सामान से ज्यादा का खर्च दवाइयों पर हो रहा है। ये सिर्फ एक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक संकट बन गया है। इस आर्थिक संकट की जड़ में हमारी वही लगातार खाने की आदत है। आज समाज ने भूख और खाने की इच्छा के बीच का फर्क ही मिटा दिया है। बिल्कुल सही बात है। सुबह उठते ही चाय चाहिए, फिर एक भारी नाश्ता, फिर ऑफिस पहुंचते ही कुछ स्नैक्स, फिर दोपहर का भोजन, शाम को फिर चाय और बिस्किट या समोसे, रात को एक भारी डिनर और अंत में कुछ मीठा। यह सोची सुनते हुए ही ऐसा लग रहा है कि पाचन तंत्र को तो सांस लेने की फुर्सत ही नहीं मिल रही है। ये तो एक मशीन को बिना रोके 24 घंटे चलाने जैसी स्थिति है। और जीव विज्ञान के अनुसार यह शरीर के लिए सबसे विनाशकारी स्थिति है। वो कैसे? जब पाचन तंत्र लगातार काम करता रहता है तो शरीर को कभी वो समय ही नहीं मिलता जब वो अपनी मरम्मत कर सके। मतलब शरीर की एक प्राकृतिक रिपेयरिंग प्रक्रिया होती है, ऊर्जा के वितरण का एक नियम है। जब शरीर खाना पचाने में अपनी सारी ऊर्जा लगा रहा होता है तब वो अपनी खराब कोशिकाओं को ठीक नहीं कर पाता। इसके साथ ही जब इंसान लगातार प्रोसेस्ड फूड, अत्यधिक चीनी और वसा खाता है तो शरीर उस अतिरिक्त कैलोरी को ऊर्जा में नहीं बदल पाता और वह फैट के रूप में जमा होने लगती है। और शायद यही वो जगह है जहां वो शब्द आता है जिसे आजकल हर डॉक्टर इस्तेमाल कर रहा है, इन्फ्लेमेशन, या शरीर के अंदरूनी हिस्सों में सूजन। लेख में भी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का जिक्र है। इन्फ्लेमेशन को समझना बहुत जरूरी है। जब हम ऐसा खाना खाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स या रिफाइंड चीजें होती हैं तो हमारा शरीर उन तत्वों को भोजन के रूप में नहीं पहचानता। अच्छा, तो शरीर उन्हें क्या समझता है? शरीर का इम्यून सिस्टम मतलब रोग प्रतिरोधक तंत्र उन्हें एक बाहरी खतरे या दुश्मन की तरह देखता है और उन पर हमला कर देता है। इस लगातार चलने वाले हमले की वजह से शरीर के अंदर हर समय एक अलार्म बजता रहता है। इसी अंदरूनी तनाव और युद्ध की स्थिति को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ये तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है सुनने में। ये वैसा ही है जैसे किसी घर में फायर अलार्म लगातार बज रहा हो और फायर ब्रिगेड घर के ही दरवाजे और खिड़कियां तोड़ रही हों। यही इन्फ्लेमेशन मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, हृदय रोग और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की असली जड़ है। इसी संदर्भ में लेख में एक और महत्वपूर्ण वैश्विक बहस का जिक्र किया गया है, मांसाहार और उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं। हाँ, लेख स्पष्ट रूप से ये तथ्य सामने रखता है कि वैश्विक स्तर पर भोजन के चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। ये किसी विशेष विचारधारा या धर्म की बात नहीं है, बल्कि ये शुद्ध रूप से वैज्ञानिक शोधों पर आधारित है। जी। दुनिया भर के स्वास्थ्य संगठन अब अत्यधिक मांसाहार को सीधे तौर पर हृदय रोगों, बढ़ते कोलेस्ट्रॉल और मोटापे से जोड़ रहे हैं। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर जानवरों को पालने और उनसे मांस प्राप्त करने की प्रक्रिया का पर्यावरण पर जो विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है वो भी सामने आ रहा है। तो लोग इसके विकल्प की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। इसी कारण से दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोग अब शाकाहार या प्लांट बेस्ड डाइट की ओर लौट रहे हैं। विज्ञान ये साबित कर रहा है कि जो भोजन प्रकृति से जितना सीधा मिलता है,
मानव शरीर की संरचना उसे पचाने के लिए उतनी ही अधिक अनुकूल है। यहाँ मैं इस चर्चा में थोड़ा रुक कर एक सवाल उठाना चाहती हूँ। जी पूछिए। अजामिल का लेख और ये पूरी वैज्ञानिक चर्चा ये बता रही है कि भारी खाना, तेल और वसा नुकसानदायक है। लेकिन अगर भारतीय खान-पान के इतिहास को देखा जाए, तो हमारे यहाँ हमेशा से तेल, घी और मसालों का भरपूर इस्तेमाल होता आया है। हमारी दादी नानी की पीढ़ी तो कटोरी भर भर कर घी खाती और खिलाती थी। ये तो है। तो जो चीज पीढ़ियों से खाई जा रही थी और जिससे वे लोग स्वस्थ भी रहते थे, जी, वो अचानक से आज के दौर में हमारे लिए जहर कैसे बन गई? ये एक बहुत ही जायज और जरूरी सवाल है, जिसका उत्तर भी लेख के विश्लेषण में छिपा है। देखिए, समस्या तेल, घी या मसालों में नहीं है, वे अपने आप में जहर नहीं है। फिर समस्या कहाँ है? समस्या तब शुरू होती है जब इनका उपयोग शरीर की आवश्यकता से बढ़कर सिर्फ जीभ की लालसा बन जाता है। आवश्यकता और लालसा का ये अंतर शारीरिक स्तर पर कैसे काम करता है? इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब हमारे पूर्वज या दादी नानी के दौर के लोग घी या तेल का भारी मात्रा में सेवन करते थे, तो उनकी दिनचर्या में शारीरिक श्रम बहुत अधिक होता था। हाँ, वे बहुत मेहनत करते थे। वो मीलों पैदल चलते थे, खेतों में काम करते थे और चक्की पीसने से लेकर पानी भरने तक सब कुछ शारीरिक मेहनत से होता था। उनका शरीर उस भारी वसा को जलाकर ऊर्जा में बदल देता था। आज का जीवन पूरी तरह से बैठे बैठे कटता है। एकदम सही। हम तो बस लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं। वातानुकूलित कमरों में कुर्सियों पर बैठकर काम होता है। शारीरिक श्रम लगभग शून्य हो गया है, लेकिन थाली में तले भुने खाने की मात्रा कम होने के बजाय और बढ़ गई है। आज वो अतिरिक्त वसा ऊर्जा में नहीं बदल रही, बल्कि वो शरीर की नसों में जम रही है। और इसके साथ ही गुणवत्ता का भी तो अंतर आया है ना। पहले का घी या तेल सीधे प्रकृति से आता था और आज का तेल फैक्ट्रियों में रिफाइंड होकर आता है। बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है आपने। आज बाजार में मिलने वाले ज्यादातर रिफाइंड तेल रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजर कर आते हैं। जब एक बिला मेहनत करने वाला शरीर इन रासायनिक और रिफाइंड वसा को पचाने की कोशिश करता है, तो वही इन्फ्लेमेशन या सूजन पैदा होती है, जिसकी हमने अभी बात की। तो इसका विकल्प क्या है? इसके विपरीत लेख ये समझाता है कि प्रकृति से सीधे मिलने वाला भोजन, जैसे ताज़ी कच्ची सब्जियां, फल और अंकुरित अनाज, पचने में बेहद आसान होते हैं। उन्हें पचाने के लिए शरीर को कोई अतिरिक्त संघर्ष नहीं करना पड़ता और वे शरीर को ठीक वही पोषक तत्व देते हैं जिनकी उसे सच में जरूरत होती है। तो इसका कुल मिलाकर क्या मतलब है? अगर आधुनिक खान-पान का ये तरीका, ये पैकेट बंद खाना, ये हर वक्त चरते रहने की आदत और स्वाद की ये लत पूरी तरह विफल हो रही है, तो इसका समाधान क्या है? अजामिल के लेख का अगला हिस्सा मुझे बहुत ज्यादा रोमांचित करता है। क्यों? इसमें ऐसा क्या खास है? क्योंकि यह हमें सीधे हमारे इतिहास और दर्शन की ओर ले जाता है। ये देखना अद्भुत है कि कैसे हमारे पूर्वजों का ज्ञान आज के सबसे आधुनिक और उन्नत विज्ञान की कसौटी पर बिल्कुल खरा उतर रहा है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें, तो ये शायद इस पूरे विश्लेषण का सबसे ज्ञानवर्धक हिस्सा है। प्राचीन भारतीय दर्शन में भोजन को कभी भोग या सिर्फ मजे की वस्तु नहीं माना गया। जी। उनके लिए भोजन एक साधना थी। जैसा अन्न वैसा मन की कहावत सिर्फ एक मुहावरा नहीं, बल्कि एक गहरा वैज्ञानिक सिद्धांत था। उनका मानना था कि भोजन की सात्विकता और सादगी ही शरीर और मस्तिष्क दोनों को संतुलित और स्वस्थ रख सकती है। और लेख में विशेष रूप से जैन दर्शन का उल्लेख किया गया है। ये वाकई चौंकाने वाला है कि जैन धर्म की प्राचीन मान्यताएं आज के विज्ञान से कितनी गहराई से जुड़ती हैं। जैन दर्शन इस विषय पर शायद सबसे गहरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। जैन धर्म में अहिंसा के साथ साथ संयम को जीवन का सर्वोच्च नियम माना गया है, और ये संयम किसी भी अन्य चीज से ज्यादा उनकी थाली और खान-पान के नियमों में दिखाई देता है। वो नियम क्या है? उनके कुछ बहुत ही बुनियादी नियम हैं, जैसे सूर्यास्त के बाद भोजन न करना, एकदम सात्विक भोजन करना जो सुपाच्य हो, मिताहार यानी जितनी भूख है हमेशा उससे थोड़ा कम खाना, और उपवास या एकासन के जरिए शरीर को आराम देना। ये बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। अगर इस पूरे प्राचीन दर्शन को आज के आधुनिक विज्ञान के चश्मे से देखा जाए, तो क्या ये वही नहीं है जिसे आज पश्चिमी देश एक बहुत बड़े ट्रेंड के रूप में पूरी दुनिया को बेच रहे हैं? आप किस ट्रेंड की बात कर रही हैं? आज इंटरनेट पर हर तरफ इंटरमिटेंट फास्टिंग का शोर है। लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं ये सीखने के लिए कि 16 घंटे भूखा कैसे रहा जाए। ये तो हमारी अपनी पारंपरिक उपवास की पद्धति
और जैन धर्म के सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेने वाले नियमों का ही एक नया मतलब अंग्रेजी नाम वाला पैकेज्ड रूप लगता है। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। पश्चिम के वैज्ञानिक आज तालियां बजा रहे हैं कि जब इंसान रात को 12 से 14 घंटे तक कुछ नहीं खाता तो शरीर के अंदर सेल्यूलर रिपेयर होता है, और हमारे यहाँ ये सदियों से एक सामान्य जीवन शैली का हिस्सा रहा है। बिल्कुल। आधुनिक विज्ञान अब माइक्रोस्कोप के नीचे देखकर उन्हीं बातों की पुष्टि कर रहा है जो जैन मुनियों और हमारे पूर्वजों ने अपने गहरे अनुभव और संयम से जान ली थीं। ये जो सेल्यूलर रिपेयर की बात है, क्या इसे विज्ञान की भाषा में ऑटोफैगी कहते हैं? मैंने कहीं पढ़ा था कि इस खोज के लिए किसी जापानी वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार भी मिला है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। योशिनोरी ओसुमी को ऑटोफैगी की कार्यप्रणाली खोजने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑटोफैगी को अगर सरल भाषा में समझें तो ये शरीर के अंदर चलने वाला एक रिसाइकलिंग प्लांट है। अच्छा, ये कैसे काम करता है? जब इंसान उपवास करता है या सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाता तो शरीर में ऊर्जा का कोई नया स्रोत नहीं आता। ऐसे में कोशिकाएं यानी सेल्स भूख महसूस करती हैं और वे शरीर के अंदर मौजूद कचरे, मृत प्रोटीन और टॉक्सिन्स को ही खाना और साफ करना शुरू कर देती हैं। बाप रे, मतलब जब पेट खाली होता है तो शरीर अपने ही अंदर की सफाई में लग जाता है। बिल्कुल। शरीर दो मोड में काम करता है। पहला ग्रोथ और स्टोरेज मोड, जो तब होता है जब हम खा रहे होते हैं, और दूसरा रिपेयर और क्लीनअप मोड, जो तब चालू होता है जब पेट खाली होता है। तो जब हम रात को देर से खाते हैं तब क्या होता है? जब इंसान देर रात तक पिज़्ज़ा या भारी खाना खाता है तो शरीर को उसे पचाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा पेट की तरफ भेजनी पड़ती है। उस समय मरम्मत या सफाई का काम पूरी तरह रुक जाता है। अजामिल का लेख हमें यही समझा रहा है कि भारत जैसे देश में जहां प्राकृतिक खाद्य संसाधन जैसे सब्जियां, अनाज, फल इतनी प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं, वहां समाज महंगी, नुकसानदायक, पैकेट बंद और बाजारू चीजों के पीछे भाग रहा है। ये तो अपने ही असली खजाने को छोड़कर बीमारियों को खरीदने जैसा है। एकदम सही। ये तो वही पुरानी कहावत हो गई कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही। समाधान हमेशा से हमारे पास हमारी अपनी संस्कृति और रसोई में मौजूद था, बस उसे पिछड़ा हुआ या पुराना मान लिया गया और समाज विज्ञापनों की उस नई चमक दमक में खो गया। और अजामिल के लेख का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है। इस पूरी समस्या का समाधान किसी चरम स्थिति में जाने में नहीं है। समाधान ये नहीं है कि खाना ही छोड़ दिया जाए या इंटरनेट पर मिलने वाले किसी अजीबोगरीब क्रैश डाइट प्लान का हिस्सा बन जाया जाए। तो फिर समाधान क्या है? समाधान सिर्फ एक शब्द में छिपा है, संयम, और एक संतुलन स्थापित करने में है। मुझे लगता है कि यह तय करने का समय आ गया है कि यह शरीर और ये पेट पोषण का केंद्र है या फिर बाजार के प्रोसेस्ड कचरे को डंप करने का कोई डिब्बा। आज के इस गहरे विश्लेषण को समेटते हुए यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि स्वाद कुछ पलों का उत्सव है। बिल्कुल। कोई भी मनपसंद डिश जीभ पर महज कुछ सेकंड रहती है, उसके गले के नीचे उतरते ही सारा स्वाद खत्म हो जाता है। लेकिन सेहत तो इंसान की पूरी जिंदगी का उत्सव है। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है, अंदर ही अंदर वो इन्फ्लेमेशन से लड़ रहा है, तो दुनिया का कोई भी महंगा या स्वादिष्ट भोजन खुशी नहीं दे सकता। यह एक और पहलू है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की बात नहीं है। समाज जैसी खाद्य संस्कृति अपनाएगा, आने वाली पीढ़ियां भी वही सीखेंगी। ये बहुत गहरी बात है। आज अगर खाने को लेकर ये नजरिया नहीं बदला गया तो अगली पीढ़ी को सिर्फ बीमारियों और कमजोर शरीर की विरासत ही मिलेगी। भोजन को मनोरंजन या आनंद की बजाय उसकी असली जगह यानी पोषण और आवश्यकता के रूप में देखना शुरू करना होगा। प्रकृति ने यह शरीर दिया है और उसी प्रकृति के करीब रहकर प्राकृतिक भोजन के जरिए ही इसे स्वस्थ रखा जा सकता है। आज के इस विषय पर अपनी चर्चा को खत्म करते हुए एक ऐसा विचार छोड़ना बहुत जरूरी है जो इस पूरी बातचीत के केंद्र से ही उपजता है। शुरुआत में इस शरीर की तुलना एक इंजन या मशीन से की गई थी। अब अगर इस पर गहराई से विचार किया जाए, एक इंसान के पास दिन भर में एक बहुत ही सीमित मात्रा में ऊर्जा होती है। जी। अगर यह शरीर 24 घंटे सिर्फ असंतुलित, गरिष्ठ और रसायनों से भरे नकली भोजन को पचाने में और उससे होने वाले नुकसान यानी इन्फ्लेमेशन की भरपाई करने में ही अपनी सारी शारीरिक ऊर्जा लगाता रहेगा, तो सोचने वाली बात है कि वो अपनी मानसिक, बौद्धिक और रचनात्मक ऊर्जा कहाँ खो रहा है। बहुत सही सवाल है ये।
वो ऊर्जा जो किसी नए विचार को जन्म देने के लिए, कोई नई कला रचने के लिए या जीवन में कुछ बहुत बड़ा और असाधारण करने के लिए इस्तेमाल हो सकती थी, वो अनमोल ऊर्जा तो बस पेट में मौजूद समोसे और चिप्स के उस भारी ढेर से लड़ने में ही खत्म हो रही है। जैसा अन्न वैसा मन, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये इस बात का सीधा विज्ञान है कि इंसान जो खाता है वही उसकी सोच और उसकी चेतना का स्तर तय करता है। बिल्कुल। तो अगली बार जब हाथ बिना भूख के सिर्फ किसी पैकेट की तरफ बढ़े, तो एक बार ये जरूर सोचना चाहिए कि शरीर को वो ऊर्जा दी जा रही है जो उसे आगे बढ़ाएगी, या वो कचरा दिया जा रहा है जो उसे हमेशा के लिए धीमा कर देगा। द डीप डाइव के आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सुनते रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।